अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये जंग इसराइल और ईरान की सरहदों से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसराइल ने पहली दफा इकरार कर लिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाना उसके जंगी मकासद का हिस्सा है। और इस सूरत हाल में इराक में और खित्ते में इंतहाई बाअसर समझी जाने वाली मजहबी शख्सियत आयतुल्लाह सिस्तानी का आयतुल्लाह खामनाई की हिमायत में बयान सामने आ गया है और उन्होंने ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाने की इसराइली धमकी की मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसा कोई भी मुजरिमाना अमल पूरे खित्ते के लिए संगीन नताइज और असरात का बाइस बनेगा। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर का आज भी एक अहम बयान सामने आया है जो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले खबर सामने आई है कि गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल की तरफ से ईरान पर हमलों के बाद ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के दरमियान मुतअद्दिद दफा राब्ता हुआ। रॉयटर्स को 3 सिफारतकारों ने बताया है कि ये राब्ते इस तनाज़े का सिफारती हल निकालने के लिए किए गए। सिफारतकारों ने इस हसास मामले की वजह से अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने स्टीव विटकॉफ को वाज़े तौर पर बता दिया कि ईरान उस वक्त तक मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आएगा जब तक कि इसराइल अपने हमले नहीं रोक देता। इसके अलावा रॉयटर्स की खबर के मुताबिक जो पहला राब्ता किया गया उसको वाशिंगटन ने किया था और उसमें नई ऑफर की पेशकश की गई थी ताकि डेडलॉक ख़त्म हो सके। इसके अलावा ये भी बताया गया इस खबर के मुताबिक कि अब्बास इराक्ची और स्टीव विटकॉफ के दरमियान ये पहला 1-to-1 राब्ता है। उससे पहले इनडायरेक्ट बातें और मुज़ाकरात इनकी होती रही हैं जो कि ओमान की तरफ से मीडिएट किए जाने वाले मुज़ाकरात में होती रही। यानी सदर ट्रंप जो दरमियान में मुसलसल ईरान को धमकियां दे रहे थे, उसके दरमियान स्टीव विटकॉफ ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुसलसल राब्ते कर रहे थे ताकि इस क्राइसिस की सूरत हाल को, इस बहरान की सूरत हाल को ख़त्म किया जा सके। और उसमें उन पर वाज़े किया गया कि जब तक इसराइल की तरफ से हमले नहीं रोके जाते उस वक्त तक ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आएगा। इस सारी सूरत हाल में आज ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और ख़तरनाक मिसाइल हमला कर दिया है और ईरान के इस ताज़ा हमले में नए और जदीद मिसाइल्स की एक बड़ी तादाद इस्तेमाल हुई है। कल तेहरान से सहाफ़ी जॉन हुसैन ने हमें एक वीडियो भेजकर बताया था कि उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल ईरान की फ़िज़ाओं में देखे हैं और उन्होंने इससे पहले इस किस्म के मिसाइल नहीं देखे हैं और हमने ये मालूमात कल प्रोग्राम में आप तक पहुँचा दी थी। और अब इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने कल पहली दफ़ा सिजल 2 मिसाइल इस्तेमाल किए, जिसकी फुटेज इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान ने आज तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया है और आज तल अवीव से जो मनाजिर सामने आए हैं उनमें नज़र आ रहा है कि बड़ी इमारतों और गुंजान आबादी के दरमियान ईरानी मिसाइल गिर रहे हैं और धुएं के बड़े बड़े बादल सामने आ रहे हैं। तल अवीव से एक शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि सायरन बजते हैं, पहले एक मिसाइल नज़र आता है और फिर मज़ीद मिसाइल नज़र आते हैं, मिसाइल इंटरसेप्ट होते नज़र आते हैं और कुछ मिसाइल इमारतों से टकराते हैं जिसके बाद धुआं उठता नज़र आता है। الله الصوت خليل طلع صاروخ وين جاي طلع صاروخ وين جاي محمود شايف يا الله। इसके अलावा तल अवीव शहर से मज़ीद फुटेजेस भी सामने आई हैं जिनमें ईरानी मिसाइलों से होने वाली तबाही के मनाजिर नज़र आ रहे हैं, मुतासरा इमारतें नज़र आ रही हैं। तल अवीव के गुंजान आबाद इलाके में होने वाले इस हमले में बड़ी तबाही होती हुई देखी जा सकती है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज़ोरदार धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठता है और धुएं के बादल दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। बैरूनी मनाजिर में देखा जा सकता है कि हमले से कैसे आसपास की बुलंद इमारतें तबाह हो गईं और करीबी मार्केट्स भी मुतासिर हुई, जबकि वीडियोज़ में तबाहाल गाड़ियों की भी एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है। रेस्क्यू के बाद के मनाजिर भी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं जिनमें मार्केट्स, बुलंद इमारतें और गाड़ियाँ तबाही के बाद का मंजर पेश कर रही हैं। इसी तरह CNN के रिपोर्टर ने भी इसराइल के शहर में ईरानी मिसाइल हमले से होने वाली तबाही को रिपोर्ट किया है।
On the scene of the latest Iranian ballistic missile on the outskirts of Tel Aviv, and you can see the kind of destruction that has been wrought by this ballistic missile. Rescue crews tell us that the ballistic missile made impact right here, just in the middle of these residential buildings in a very busy area of this Tel Aviv suburb. This building here has taken on the brunt of the damage, really. You can see all of these windows have been broken. The metal bars here have been just pushed out by the force of this blast. Piles of concrete also laying on the ground, and it smells like the smoke from that ballistic missile. If you come around with me here, you can see this is a busy intersection. Around rush hour, it would be full of people driving to and from work. And also here, a reminder of the hostages from October 7th. I also want to pan around here because you can see that all around this block, windows have been shattered, and this is a residential area, a commercial area as well, and the damage is indeed very, very extensive. इसके अलावा इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान ने आज सुबह तकरीबन 30 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए, जिनमें से एक मिसाइल बेयरशीबा शहर के मरकजी अस्पताल सारोका मेडिकल सेंटर पर भी गिरा। इसके अलावा इजरायली मीडिया के मुताबिक इसराइल के वस्ती शहरों में भी 2 मिसाइल गिरे हैं, जिनके नतीजे में दर्जनों अफराद जख्मी हैं, बल्कि 6 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी तरह बेयरशीबा के अस्पताल पर होने वाले हमले की वीडियो TRT ने रिपोर्ट की है, जिसमें हमले से अस्पताल के अंदर होने वाला नुकसान देखा जा सकता है। इस दौरान अस्पताल में लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है, उनकी चीखों पुकार की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। ज़मीन पर शीशे टूटे हुए नज़र आ रहे हैं और शीशे की दीवारें तबाहशुदा हालत में दिखाई दे रही हैं, और ये मनाजिर आप इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। הכל שבור, זה לא אמיתי מה קורה פה, הכל שבור, כל סורוקה, כל המיון। जबकि इस हमले के बैरूनी मनाजिर की वीडियोस भी सामने आई हैं। अस्पताल की इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और इमारत से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इस हमले के बाद इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू ने अस्पताल का दौरा भी किया है और नेतन्याहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम यहाँ जो कुछ देख रहे हैं वो पूरे फ़र्क को जाहिर करता है। हम जौहरी और मिसाइल अहदाफ को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाते हैं और वो एक अस्पताल पर हमला करते हैं जहाँ लोग उठकर भाग भी नहीं सकते। अब ये वो बात नेतन्याहू कह रहे हैं जो गज़ा में तकरीबन तमाम अस्पताल तबाह कर चुके हैं। अगर बैरूनी हमला भी वहाँ काम कर रहा हो तो भी वो अस्पतालों पर हमला करते हैं, अस्पतालों के बाहर हमले करते हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ईरान में सरकारी मीडिया पर हमला किया, वो मनाजिर आपने लाइव देखे थे, वो नेतन्याहू जिन पर जंगी जराइम करने का इल्ज़ाम लग रहा है, जिसमें गज़ा पर में जेनोसाइड करने का इल्ज़ाम लग रहा है, जिन्होंने शहरियों पर हमले किए हैं, निहत्ते शहरियों पर हमले किए हैं, बच्चों पर, औरतों पर हमले किए हैं, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया फ़र्क देखे कि हम ईरान में कहाँ हमले कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ईरान में जो टीवी चैनल है उस पर हमला किया। इसके अलावा बच्चे और औरतें मारी गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं जो कि इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले किए गए, मगर उसके बावजूद वो ये दावा कर रहे हैं। जबकि एक भारतीय शहरी जो कई सालों से इसराइली शहर तल अवीव में मौजूद है, उन्होंने भारतीय न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ईरानी हमलों से काफ़ी नुकसान हो रहा है इसराइल में। ईरान का इसराइल से फासला होने की वजह से बंकर में छुपने के लिए वक्त ज़रूर मिल जाता है, क्योंकि जब मिसाइल फायर होते हैं तो इतना वक्त होता है, 20 से 25 मिनट लगते हैं उन मिसाइल्स को इसराइल पहुंचने में, इसलिए वक्त मिल जाता है। मगर माजी में उन्होंने ये बताया कि माजी में हमास या यमन के हौसी बागियों के मिसाइल हमलों के मुकाबले में इस वक्त लोग ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि इसराइल माजी की तरह मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। इसराइल में बहुत लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, इसलिए वो डरे हुए हैं। जैकलिन सोलोमन वो भी हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है, इंडियन सिटीजन है, इजराइल में 26 साल से वहाँ पर रह रही है। जैकलिन, पिछली बार भी हमने देखा जब हमस का हमला हुआ था इजराइल पर, ड्रोन हमला हुआ था, तब भी लगातार 3-4 दिन इस तरीके से माहौल वहाँ पर बना हुआ था, जिसके वजह से कई भारतीयों को वापस लौटना पड़ा था। क्या इस बार की स्थिति कुछ अलग है, ज़्यादा कंट्रोल में है इजराइल के? और जो तस्वीरें हमने देखी जिसका जिक्र मैंने किया कि तेल अवीव और हैफा पर ईरान की मिसाइल दागी गई,
उसका क्या असर वहां पर दिख रहा है? यहाँ पर इस बार ज्यादा गंभीरता है, सब लोग ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सुरक्षित माहौल महसूस होता है। या दिस टाइम जब भी मिसाइल्स गिरते हैं तो हमने देखा है तो बहुत नुकसान हुआ है तेल अवीव और बहुत सारे दूसरे शहरों में भी इसराइल के, जहां पर मेन और बीच वाले शहरों में सेंट्रल सिटीज में बहुत हमले हुए हैं और नुकसान भी बहुत हुआ है। इसकी वजह से हमेशा हम लोग इंटरसेप्ट करते थे, इजराइल इंटरसेप्ट करता था। यहाँ पर वो 100% नहीं है जो पहले यमन से आते हुए मिसाइल्स और हमास से आते हुए मिसाइल्स का होता था। अभी जैसे कि अंकुर जी ने बताया पहले कि हमें मैसेज आता है, हमें 25 मिनट पहले ऑलरेडी मैसेज आ जाता है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है इसराइल और ईरान के बीच में, कि वहां से चालू हुए हैं तो हमें 25 मिनट का समय होता है। वो बहुत ज्यादा समय है। हम लोगों को आदत है 40 सेकंड से 1 मिनट तक का सिर्फ अलर्ट मिलने का और उससे उस 40 सेकंड और 1 मिनट में बंकर रूम में जाने का। अब 25 मिनट हम लोग तैयारी कर सकते हैं, हम किधर बाहर हो, दैट मीन्स हम डे टू डे बेसिस जो भी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते हैं। 25 मिनट पहले जब भी मैसेज आता है हम लोग बंकर रूम्स के आसपास रहते हैं। आपने कहा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार आपको ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसका कारण आप बता सकती है? क्योंकि इंटरसेप्ट ऑफ मिसाइल्स 100% नहीं है जो पहले होते थे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल के बहुत मेन शहर्स जैसे तेल अवीव को पर ऑलमोस्ट 5 दिन में 3 बार ऑलरेडी हमला हो चुका है और वो मिसाइल्स बहुत ही भयानक है, जो वो एक बिल्डिंग पे गिरते हुए पूरे सोसाइटी और पूरे स्ट्रीट के बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत लोग घायल हुए हैं कंपैरेटिवली, जो हमास वॉर में और यमन के मिसाइल्स कंपेयर टू दैट ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इसकी वजह से बहुत डर है। पर जबकि इससे पहले इसराइल ने भी आज ईरान के जौहरी तंसीबात समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए हैं। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने ईरान में दर्जनों मकामात पर हमले किए हैं, जिनमें नतंज और खुंदाब हेवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर शामिल हैं। इसराइली फौज के मुताबिक हमले में खासतौर पर रिएक्टर के मरकजी कवर्ड सेल के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। जबकि अल जजीरा के मुताबिक ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि खुंदाब न्यूक्लियर तनसीब के इलाके में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया था और 2 इसराइली मिसाइल तनसीब के करीब गिरे। ईरानी हुक्काम ने सरकारी टीवी पर बताया कि हमलों से पहले इलाके को खाली करा लिया गया था और हमले के बाद कोई ताबकारी का खतरा सामने नहीं आया है और इस हमले से कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ है। इसके अलावा इसराइली फौजी तर्जुमान ने पहले दावा किया कि इसराइल ने बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी निशाना बनाया है, मगर फिर बाद में एक इसराइली फौजी एहलकार ने बताया कि यह बयान गलती से दे दिया गया था। इससे पहले तेहरान में ईरानी सरकारी टीवी पर इसराइल ने फ़िज़ाई हमला किया था और उस वक्त के मनाजिर भी आपने देखे थे, सारी दुनिया ने देखे थे कि खातून एंकर उस वक्त लाइव बैठी थी कि इसराइल ने इमारत पर मिसाइल हमला कर दिया। CNN के रिपोर्टर ने दिखाया है अब कि इसराइली हमले से तेहरान में सरकारी टीवी की इमारत का क्या हाल हुआ, कितना भयानक वो हमला था जो कि एक सिविलियन इमारत पर किया गया इसराइल की तरफ से। Inside the Iranian state broadcasting company IRIB, which was hit by an Israeli airstrike a couple of days ago, and you can see the damage is absolutely massive. I'm standing in the atrium right now, but if you look around, this whole area has been completely destroyed. All of the offices, all of the technology that they have inside here, the broadcast technology, everything has been rendered pretty much useless. All right, so we're going to go inside the building now. They have told us that we need to be very careful because obviously there might still be unexploded parts of bombs in here or something like that. What we see here is the actual studio where an Iranian state TV anchor was sitting and reading the news when the strike hit. You can see here that is an anchor desk right there. And of course, when it happened, the anchor was reading the news and then all of a sudden there was a thud. The studio went black. At the beginning, she got up and left, but then later apparently came back and finished the newscast and is now being hailed as a champion of Iranian media. Some of the main bulk of the explosion must have been here because this place is absolutely charred. And if we look back over there, that actually seems to be the main part of what was the newsroom, with a lot of the desks, computers, printers, phones. You can see how much heat must have been emitted by the impact and by the explosion. The phones that they had here are molten. Here also, the keys molten, this screen, and there's actually someone's lunch still at their desk, standing here
which probably they would have been wanting to eat until they had to evacuate the building. You can see there's a spoon here that's also been melted away by this explosion. All of this is playing very big here in Iran. There's a lot of public anger that the Israelis attacked this site, and certainly the Iranians are saying that they condemn this and that there is going to be revenge for this. सबके बावजूद इसराइल का दावा है, नेतन्याहू का दावा है कि वो तो सिर्फ ईरान की दिफाई और जौहरी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, लेकिन साथ ही इस दौरान इसराइल की जानिब से ये तासुर भी दिया गया कि वो ईरान में रजीम चेंज चाहते हैं। जबकि इस दौरान ये खबर भी सामने आई कि इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर दी है और उन्होंने ये मंसूबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी पेश कर दिया था, मगर ट्रंप ने इस मंसूबे को वीटो कर दिया था। इसके बाद जब नेतन्याहू से इस हवाले से सवाल हुआ कि अगर आप ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे तो इससे कशीदगी बढ़ जाएगी, तो नेतन्याहू ने कहा था कि नहीं, इससे कशीदगी बढ़ने के बजाय ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर इस वक्त कहाँ छुपे हुए हैं, मगर हम फिलहाल उन्हें नहीं मारेंगे। जबकि आज इसराइल के वज़ीर दिफा का एक इंतहाई गैर मामूली बयान सामने आ गया है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्ज़ ने आज होने वाले ईरानी मिसाइल हमलों के बाद कहा है कि यह शख्स यानी खामनाई हमेशा अपने एजेंट्स के ज़रिए इसराइल को तबाह करने की कोशिश करता रहा है। ये शख्स जो हम पर हमला करने पर आमादा है, उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। इस शख्स को रोकने, ख़त्म करने का मामला इस मुहिम का हिस्सा है और अब हम उसके किरदार को समझ चुके हैं। खामनाई को कत्ल करना इसराइल के जंगी मकासद का हिस्सा बन चुका है और इस सूरत हाल में आज इराक की अहम मजहबी शख्सियत आयतुल्लाह सिस्तानी, जिनके बयानात से खित्ते पर गहरा असर पड़ता है, उन्होंने अपने एक अहम बयान में ईरान के खिलाफ मुसलसल इसराइली जारियत और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की धमकियों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इस किस्म का कोई भी मुजरिमाना इक़दाम वाज़े मजहबी और इखलाकी उसूलों की खिलाफ वर्जी के अलावा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है और इसके खित्ते के लिए संगीन नताइज होंगे। हालिया दिनों में ईरान के खिलाफ बेजा और गैर कानूनी जारियत के नतीजे में बहुत से आला फौजी कमांडरों और एटमी साइंसदानों के साथ साथ आम शहरियों को कत्ल कर दिया गया है। आयतुल्लाह सिस्तानी के बयान में मजीद कहा गया है कि इसराइल ने आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल की धमकियां जारी कर दी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरानी कौम और खामनाई के खिलाफ ऐसी ही धमकियां दी हैं जिससे बड़े पैमाने पर गम और गुस्सा पाया जाता है। आयतुल्लाह सिस्तानी ने अपने बयान में खबरदार किया है कि इस तरह का कोई भी इक़दाम हालात को काबू से बाहर कर सकता है और बड़े पैमाने पर अफरा तफरी को हवा दे सकता है, जिससे खित्ते के ममालिक की तकालीफ में इजाफा होगा और तमाम फरीक़ैन के मफादात को शदीद ख़तरात लाहक होंगे। इसलिए हम तमाम मौसर बैनुल-अक़वामी इदारों और हुकूमतों, बिलखुसूस इस्लामी हुकूमतों से इस जालिमाना जंग को रोकने और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ईरान के जौहरी मामले का पुरअमन और मुनसिफाना हल तलाश करने के लिए पूरी कोशिश करने का मुतालबा करते हैं। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कल अमरीका को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी थी। इसी तरह आज उन्होंने एक बार फिर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि इसराइल की जानिब से अमरीका को मदद के लिए बुलाना इसराइल की कमजोरी की अलामत है। ये एक हकीकत है कि सहूनी हुकूमत के अमरीकी दोस्त मंजर आम पर आ चुके हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं जो इसराइली हुकूमत की कमजोरी और नाअहली की अलामत हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मजीद कहा है कि मैं अपनी अजीज़ कौम को बताना चाहूँगा कि अगर दुश्मन को ये एहसास हो कि आप उनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। आपने आज तक जो रवैया इख्तियार किया है, इसी तर्ज अमल को जारी रखें, इसी तर्ज अमल को ताकत के साथ जारी रखें। इस सारी सूरत हाल में इसराइल मुसलसल ये कह रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ उसकी जंग में शामिल हो जाए। ये बात अब इसराइल के सियासी तज्जियाकार भी कह रहे हैं, मगर कुछ इसराइली तज्जियाकार नेतन्याहू के गलत फैसलों और इसराइल की इस जंग में बुरी हालत की तफसीलात भी बता रहे हैं, इसराइल में बैठकर बता रहे हैं। तल अवीव से इसराइली पॉलिटिकल कमेंटेटर ओरी गोल्डबर्ग ने अल जज़ीरा को बताया कि अगर अमेरिका इसराइल की मदद को ना आया तो इस वक्त इसराइल की सूरत हाल बहुत बुरी हो चुकी है। दिफाई इंटरसेप्टर्स का स्टॉक बहुत कम रह गया है। नेतन्याहू ने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए इसराइल को एक ऐसी जंग में फंसा दिया है जिसने इसराइल को जख्मी कर दिया है।
Ori, what is your understanding? आपके ख्याल में इसराइल की फौज कब तक इस जंग को जारी रख सकती है? ये कब तक जारी रह सकती है? क्योंकि हम नहीं भूल सकते कि इसराइल बहुत से महाजों पर लड़ रहा है। गजा में जंग अब तक नहीं रुकी है। क्या कोई ऐसा नुक्ता आएगा जब इसराइली फौज इस शिद्दत के साथ जंग लड़ने के काबिल ना रहे जिस तरह अब लड़ रही है? I think that might be the most important question at the moment. मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये सबसे अहम सवाल है। इसराइली फौज की सूरत हाल इस वक्त दिफाई इंटरसेप्टर्स और हथियारों के हवाले से अच्छी नहीं है। लोग अमेरिका के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और तमाम नजरें सदर ट्रंप के फैसले पर हैं, जो मेरा ख्याल है कि 1 या 2 दिन में आ जाएगा। अगर अमेरिका ने खुलकर इसराइल का साथ देने का फैसला किया और अपने B-2 बमबार भेज दिए ताकि बंकर बस्टर बॉम्बर्स के जरिए ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात और दीगर टारगेट्स को निशाना बनाया जा सके, तो इससे इसराइल को ब्रीथिंग रूम मिल जाएगा जिसकी उसे अशद जरूरत है, क्योंकि इस वक्त इसराइल सूरत हाल में फंस चुका है। और अगर अमेरिका इसराइल की मदद को नहीं आता तो इसका मतलब ये होगा कि इसराइल ने ऐसी जंग शुरू कर दी है जिसे लड़ने की उसमें सलाहियत नहीं है। शायद इसराइल ने शॉर्ट टर्म मकासद हासिल करने के लिए जल्दबाजी में ये जंग शुरू कर दी है, और ऐसा ही कुछ इसराइल ने गजा में अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद किया था। इसराइल ने फौरन ही हमास पर कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी थी। ना वो रुका और ना ही उसने मुस्तकबिल का सोचा, और देखिए अब 2 साल बाद इसराइल गजा में किस मकाम पर खड़ा है। इसराइल सीज फायर कबूल कर सकता है क्योंकि इस वक्त इसराइल जख्मी है। इसराइल के अवाम 1 हफ्ते से सो नहीं पाए हैं। The Israeli public has not slept for a week. इसके अलावा फ्रांसीसी नशरियाती इदारे फ्रांस 24 की यरूशलेम से नुमाइंदा ने बताया कि कैसे नेतन्याहू की अपनी रेपुटेशन बहाल करने के लिए ईरान पर हमले की कोशिश नाकाम होती जा रही है, क्योंकि इसराइली शहरियों पर हमले हो रहे हैं। इस वक्त मुतादिद घंटों से नॉन स्टॉप एयर रेड सायरन्स बज रहे हैं। इसराइल पर नॉन स्टॉप मिसाइल हमले हो रहे हैं, जिसके नताइज बहुत जानलेवा साबित हो रहे हैं। इसराइल के अवामी मुकामात पर हमले हुए हैं, और जब आप इसराइली न्यूज़ चैनल्स को देखें तो वो बता रहे हैं कि 1973 के बाद पहली दफा हुआ है कि इसराइल किसी मुल्क के साथ जंग कर रहा है। ये किसी दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ जंग नहीं जिसकी इसराइलियों को आदत हो गई है। मुल्क एक मुल्क के खिलाफ है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, जिन्हें एक ज़माने में इसराइल का मिस्टर सिक्योरिटी कहा जाता था, उनकी ये रेपुटेशन अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद तबाह हो गई थी। मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ये तवक्को कर रहे थे कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर कामयाब हमला उनकी इसराइल की निजात दहिंदा और मिस्टर सिक्योरिटी के तौर पर रेपुटेशन को बहाल कर देगा। वो बहुत लंबे अरसे से अपनी रेपुटेशन को बहाल करना चाह रहे थे, मगर अगर इस तरह इसराइली मारे जाएंगे तो उनकी रेपुटेशन और ख़राब हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि गजा में 19 माह की जंग के बाद इसराइल के अवाम नेतन्याहू को एक नई जंग में इतना मार्जिन देंगे कि जिसमें इसराइली शहरी मारे जा रहे हों और रोज़ाना उनके घर तबाह हो रहे हों। अमेरिका अब तक तो इस जंग का हिस्सा नहीं बना, मगर अमेरिकी सदर ट्रंप और अमेरिकी मीडिया मुसलसल ये इशारे दे रहे हैं कि अमेरिका जल्द इस जंग का हिस्सा बन सकता है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गैर मामूली मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं कि क्या करना है, मगर मैंने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया है। ये मुमकिन है कि हमें ईरान के एटमी हथियार ना रखने के लिए लड़ना पड़े। It's possible that you're going to have to fight for them not to have nuclear. I don't want to fight either. I'm not looking to fight. But if it's a choice between fighting and having a nuclear weapon, you have to do what you have to do. Maybe we won't have to fight. Don't forget, we haven't been fighting. I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to the other. War is very bad. There was no reason for this to be a war. Therefore, you may have to fight, and maybe it'll end, and maybe it'll end very quickly. But there's no way that you can allow, whether you have to fight or not, you can allow Iran to have a nuclear weapon because the entire world will blow up. Not going to let that happen. इसके अलावा अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ईरान पर हमलों की मंजूरी दे चुके हैं, मगर वो फिलहाल ईरान की पॉलिसी में तब्दीली के लिए रुके हुए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 3 बाखबर जराए का हवाला देते हुए लिखा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने मंगल की रात अपने सीनियर मुशीरों को बता दिया कि वो ईरान पर हमले के मंसूबों की मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने हतमी हुक्म इसलिए रोक रखा है ताकि ये देखा जा सके कि आया तेहरान अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करता है या नहीं। मगर अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोई आइडिया ही नहीं है कि ईरान से मुताल्लिक मेरे ख्यालात क्या हैं। ट्रंप वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर पर तो तबसरा कर रहे हैं, लेकिन CNN ने भी रिपोर्ट किया है कि ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमलों में अमेरिकी शमूलियत पर ट्रंप गौर कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप
इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आया अमेरिका को ईरान पर इसराइली हमलों में शामिल होना चाहिए या नहीं, जिनमें ज़ेरे ज़मीन जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने वाले बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी शामिल है। बाखबर ज़राए के मुताबिक ट्रंप के आला मुशीर इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ऐसे हमले कैसे किए जाएं जिनसे मुकम्मल जंग में उलझने से बचा जा सके। ट्रंप की अव्वलीन तरजीह यह है कि वो इस तनाज़े को तूल देने से गुरेज करें, अगरचे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू समेत कुछ रहनुमा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका ही ईरान के जौहरी अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकता है। ट्रंप गैर ज़रूरी जंग में फंसने से हिचकिचा रहे हैं। यूरोपीय सिफारतकारों का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में कुछ अमरीकी इत्तेहादियों को मुतल्ला किया गया कि ट्रंप इंतज़ामिया एक हफ्ते के दौरान इसराइल की इब्तिदाई कार्रवाइयों के नताइज का जायज़ा लेने के बाद फैसला करेगी कि अमरीका इस जंग में फौजी तौर पर शामिल हो या नहीं। डेडलाइन से एक दिन पहले सदर ट्रंप ने कहा कि वो अभी इस बात का हतमी फैसला नहीं कर पाए कि आगे क्या करना है। इसी तरह यूरोपीय सिफारतकारों ने मजीद बताया कि इत्तेहादियों के साथ बातचीत में भी ट्रंप इंतज़ामिया ने वाज़ेह तौर पर किसी एक सिमत का इंतखाब नहीं किया। CNN को एक बाखबर जरिए ने बताया कि सदर ट्रंप ईरान पर हमले के मंसूबे का जायज़ा ले चुके हैं, लेकिन वो इस फैसले को इसलिए मौखर कर रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि आया तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम से पीछे हटता है या नहीं हटता। सदर ट्रंप ने बुध को ओवल ऑफिस में कहा कि मुझे आखिरी लम्हे में फैसला करना पसंद है, ख़ास तौर पर जंग के मामले में, क्योंकि जंग में सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल सकती है और ये एक इंतहा से दूसरी इंतहा तक जा सकती है। ऐसे में जब सदर ट्रंप मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं तो एक बाखबर जरिए के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वो नहीं समझते कि अमेरिका का कोई महदूद हमला लाजमन किसी गैर मुल्की जंग में शामिल होने के मुतरादिफ होगा। और ट्रंप के करीबी लोगों का कहना है कि फैसला कुन हमले और ऐसी वसी कार्रवाइयाँ जिनसे जंग तूल पकड़ सकती है, दोनों में फ़र्क होता है। जबकि ट्रंप अभी भी अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। उनकी इंतज़ामिया को इत्तेहादी ममालिक की तरफ से मशवरे मौसूल हो रहे हैं कि अमेरिका को जारहाना फौजी कार्रवाई से गुरेज करना चाहिए। ज़राए के मुताबिक इसकी कई वजूहात हैं। मसलन ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश, जिससे आलमी सतह पर तेल की तरसील मुतासिर हो सकती है, या फिर किसी अमरीकी हमले के बाद ईरान तेज़ी से जौहरी हथियार बनाने की तरफ भी बढ़ सकता है। अगर अमरीकी अफवाज ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया तो ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्तों में ट्रंप के इत्तेहादी एक मॉडल के तौर पर 2020 में उनका वो फैसला ज़ेरे बहस लाए हैं जिसमें बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक रीपर ड्रोन के जरिए ईरान के आला कमांडर और अल-कुद्स फोर्स के सरबरा कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया गया था। ये हमला अगरचे एक संगीन इश्तियाल अंगेज़ी था और ईरान ने इसका बदला भी ले लिया था, लेकिन इसके बावजूद मुकम्मल जंग शुरू नहीं हुई थी। ज़राए ने मजीद बताया कि ट्रंप इंतज़ामिया के हुक्काम ने कासिम सुलेमानी पर हमले को इन दलाइल का जवाब करार दिया था जिनमें कहा जाता है कि अमेरिका की जानिब से कोई हमला काबू से बाहर कशीदगी का बाइस बन सकता है। सदर ट्रंप ने फिलहाल अवामी तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन ट्रंप के आला कौमी सलामती के मुशीरों ने इस बात को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश की है कि वो उनके सामने जो ऑप्शंस पेश कर रहे हैं उन पर सबका इत्तफाक हो। CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ उन अफराद में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक जॉन रेडक्लिफ 8 जून को कैंप डेविड में होने वाले एक खुफिया मुशावरती मीटिंग में भी मौजूद थे जो ईरान पर इसराइल के पहले हमले से थोड़ी देर पहले हुई थी। वहां जॉन रेडक्लिफ ने सदर ट्रंप को ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इसराइल के मुमकिना अगले इक़दामात से मुताल्लिक ताज़ा तरीन खुफिया मालूमात फराहम की थी। एक आला अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक कैंप डेविड में होने वाला इजलास असल में खुफिया मालूमात पर मबनी मीटिंग के तौर पर तरतीब नहीं दिया गया था। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबर्ट को इब्तिदा में इस इजलास में मदऊ ही नहीं किया गया था। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक जॉन रेडक्लिफ ने आखिरी लम्हे पर इजलास में शिरकत का फैसला किया और सदर ट्रंप को तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर ट्रंप के लिए एक और अहम मशवरा देने वाली शख्सियत जनरल माइकल कुरेला हैं जो अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं। 2 बाखबर ज़राए के मुताबिक हालिया हफ्तों में जनरल कुरेला समेत बाज़ अमरीकी फ़ौजी कमांडरों ने इसराइल को दिफाई और अस्करी मदद देने के लिए मज़ीद वसाइल की दरख्वास्त की है। इन मामलों से वाकिफ़ एक ज़रिए का कहना है कि जनरल माइकल कुरेला किसी भी मुमकिना मुश्किल सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहते हैं। ज़रिए ने यह बात इस तनाजुर में कही कि जनरल माइकल कुरेला मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी असासे तैनात करने पर जोर दे रहे हैं ताकि इसराइल की हिमायत की जा सके। जनरल कुरेला जो इसराइल के पुख्ता हामी समझे जाते हैं, कई महीनों से अमरीकी वज़ीर दिफा
पीट हेगसेट और सदर ट्रंप पर जोर दे रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी मौजूदगी बढ़ाई जाए ताकि एक मुमकिना जंग के लिए तैयारी की जा सके। इसके अलावा ये कयास राइया हो रही थी कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात में ईरान से मुताल्लिक गुफ्तगू भी होगी और ये भी मुमकिन है कि ट्रंप पाकिस्तान पर इस जंग के हवाले से दबाव डालेंगे। इसके अलावा जंग में के हवाले से दबाव पाकिस्तान पर डाला जाएगा, मौक़िफ़ के हवाले से दबाव डाला जाएगा कि पाकिस्तान बहुत सख्त मौक़िफ़ दे रहा है, मुसलसल ईरान की हिमायत कर रहा है। मगर कल जब मुलाकात हुई तो इसके बाद ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जब सवाल हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से क्या आपने ईरान के बारे में बात की है, तो ट्रंप ने बताया कि वो ईरान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो इस चीज़ से खुश नहीं है। ये बात उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से कही कि वो इस मामले से खुश नहीं। With the chief of staff of the Pakistani army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that meeting? Yeah, well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. And I want to thank for working a trade deal with Pakistan, and they were both here, but I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually, but now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात होती है, लंच पे बुलाते हैं। भारत में क्या हो रहा है? भारतीय मीडिया में कोहराम मचा हुआ है, ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है, उन्हें झूठा भी करार दिया जा रहा है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। कल व्हाइट हाउस में लंच पर सदर ट्रंप से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गैर मामूली मुलाकात पर तो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और गोदी मीडिया दबाव में ही है। मगर सदर ट्रंप की जानिब से मुलाकात से पहले बराह रास्त पाकिस्तान के लिए अच्छे अल्फाज का इजहार और मुलाकात के बाद जो कुछ कहा गया है और जिस तरह उन्होंने आर्मी चीफ की तारीफ कर दी है और जिस तरह इस मुलाकात को अपने लिए बाइस इज्जत करार देते हुए बताया है कि उन्होंने भारत से जंग रोकने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करने के लिए लंच पर मदऊ किया था, तो इस सब के बाद भारत में गोदी मीडिया को समझ नहीं आ रही है कि भारतीय आवाम से क्या कहना है और क्या दिखाना है और उन्हें कैसे समझाना है कि ये क्या हो रहा है। सदर ट्रंप क्यों बार बार वज़ीर आज़म मोदी को शर्मिंदा कर रहे हैं? कल सदर ट्रंप की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के रद्द अमल के तौर पर गोदी मीडिया में न सिर्फ सदर ट्रंप पर चढ़ाई की जा रही है बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। मेरे को एक अमेरिका का भी यहाँ डबल स्टैंडर्ड दिखता है। ईरान और पाकिस्तान दो नेबरिंग देश हैं। एक के पास तो आप बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए और दूसरे देश के पास आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स और वो तो ये डबल स्टैंडर्ड जो अमेरिका के हैं ये भारत को भी अब समझना चाहिए। हमारे लिए खतरे नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स, क्या वो वेस्ट के लिए खतरा है, क्या इसराइल के लिए खतरा है? अब ट्रंप कितने भरोसे के काबिल हैं आप ऐसे ही समझ लीजिए। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, ट्रंप ने 16वीं बार फिर वही दावा कर दिया जिसका खंडन खुद प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने कर चुके हैं। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर वॉर रुकवाने का दावा किया। अब ट्रंप की एक बीमारी है, अंग्रेजी में मुझे उसका नाम पता नहीं है, he hears but he does not listen। इससे पहले कि ट्रंप कह दे कि नरेंद्र मोदी ने मुझे हाथ जोड़ के मुझे कहा कि टाइगर मुझे बचा लो, मुझे पैसे दे दो, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी से कहा कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ था। ट्रंप की क्या बात आती है? ट्रंप सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ और है। किसी भी देश की आप बेइज्जती करते हैं। This is an attempt to use Pakistan as that bargaining chip against India as the friction remains, particularly over trade, technology, transfer and also India's balancing act between the West and Russia. जबकि भारत के गोदी मीडिया का हिस्सा ना बनने वाले सहाफी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को वज़ीर आज़म मोदी की खारजा पॉलिसी की नाकामी करार दे रहे हैं। सहाफी रवीश कुमार ने सवाल उठाया है कि भारतीय वफ्द अमेरिका में नायब सदर जेडी वेंस से मिला था मगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ सदर ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं। इसी तरह अभिसार शर्मा ने सवाल उठाया है कि अगर सदर ट्रंप को बराह रास्त और दो टोक अंदाज में वज़ीर आज़म मोदी ने सीज फायर के दावों का जवाब दे दिया था तो फिर कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने क्यों वही दावा दोहरा दिया?
24 घंटे भी नहीं बीते भारत को कहे हुए कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर ट्रंप को साफ साफ कह दिया कि सीज फायर में किसी की कोई भूमिका नहीं थी। ट्रंप उठते हैं और कहते हैं कि सीज फायर उन्होंने ही करा दिया। भारत के दावों की धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं, यहां तक कि कहने लग गए पाकिस्तान से उन्हें प्यार भी है। क्या इन बातों से ट्रंप भारत को चिढ़ा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के लिए घरेलू स्तर पर अजीब स्थितियां पैदा कर रहे हैं। 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से फोन पर कहते हैं कि युद्ध रोकने का फैसला भारत का था, आग्रह पाकिस्तान का था। लेकिन ट्रंप फिर से क्रेडिट ले बैठते हैं तो भारत के जवाब को नोटिस तक नहीं देते। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या भारत की कीमत पर कुछ बदल रहा है? भारत क्यों नहीं बोलता कि ट्रंप पाकिस्तान की सेना के प्रमुख को लंच पर क्यों बुला रहे हैं? उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ईरान पर उनकी राय क्यों ले रहे हैं? आतंकवाद को लेकर मुनीर से उन्होंने क्यों नहीं बात की? अगर ट्रंप पाकिस्तान से प्यार करेंगे, मुनीर से मिलकर सम्मानित महसूस करेंगे, तो आपने 33 देशों में सांसदों को भेजकर क्या हासिल कर लिया? सांसदों का दल उपराष्ट्रपति वेंस से मिलकर आया, लेकिन मुनीर ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं। सबको उम्मीद थी कि ट्रंप के दोबारा जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल धाक जम जाएगी। सच्चाई यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति बदल गया, बाइडेन गए, ट्रंप आ गए, लेकिन भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ नहीं बदला। उनके अच्छे दिन आए थे जो अब चले गए। अच्छे दिन मुनीर के आ गए। आप बिरयानी और पनीर पर गुस्सा मत निकालिए, सही सवाल पूछिए। 12 घंटे से भी कम समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और भारत के रुख के बिल्कुल उलट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात के बिल्कुल उलट ये कहते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, मेरी वजह से मैं उनके साथ व्यापार करूंगा। और सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। और ये इजहार मोहब्बत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के तुरंत बाद किया। सबसे बड़ा सवाल, जो दावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किया था, क्या वो दावा सही था? अगर ऐसी कोई बात कही गई होती तो अमेरिकी पक्ष की तरफ से भी तो आनी चाहिए थी ना, क्योंकि अगर भारत ने बात कही होती तो ट्रंप को बात समझ आनी चाहिए थी ना। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने सुनकर अनसुना कर दिया। भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात भी वजीर आजम मोदी का मजाक उड़ा रही है। ट्रंप के दावों पर उनसे जवाब मांग रही है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कुछ वीडियोस पोस्ट की हैं और लिखा है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं, मगर वो तो भारत की साख ही खराब कर रहे हैं। ये मनासिर जो भी आप देख रहे थे वो भारत की ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किए हैं। इसी तरह कांग्रेस की रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के दावे को झूठ करार देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप को फोन पर जो दो टोक बातें सुनाई थीं वो अवामी सतह पर क्यों नहीं सुनाते, वो घबराते क्यों हैं। जबकि कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने कहा कि सदर ट्रंप जिस तरह सीज फायर का दावा कर रहे हैं उसी अंदाज में वजीर आजम मोदी उनको जवाब दें। इस देश के प्रधानमंत्री की एक फोन पर बात हुई। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार ने कहा कि उन्होंने दो टूक सुना दी, खरी खोटी सुना दी। हमें लगा बहुत बढ़िया। उसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप आते हैं और वो 15वीं बार कहते हैं कि मैंने वॉर रुकवाई है। वो असीम मुनीर को लंच दे रहे हैं। वो कह रहे हैं असीम मुनीर एक बेहद बढ़िया शख्स है। तो अपनी सरकार की, अपने देश की तौहीन होते हम नहीं देख सकते। और हमारा मानना है कि मोदी जी ने जो खरी खोटी फोन पर सुनाई थी वो सार्वजनिक रूप से सर्वदलीय बैठक में या सदन आके खरी खोटी सुना दे। क्यों नहीं सुना पा रहे हैं? मोदी जी घबरा क्यों जाते हैं? असलियत ये है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, वो लोगों से झूठ बुलवाते हैं, वो अच्छे खासे डिप्लोमैट्स का करियर तबाह करने पर तुले हुए हैं और बार बार उनका झूठ पकड़ा जा रहा है। भारत के विदेश सचिव के माध्यम से एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, एक टेलीफोनिक बातचीत के बारे में एक विवरण हमें मिलता है जिसमें बोला जाता है कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से जनरल आसिफ मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, उनको लंच पे उन्होंने दावत दी, उनको बुलाया। उसके बाद एक वक्तव्य देते और कहते हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की थी, उन्होंने वॉर रुकवाया था, उन्होंने सीज फायर करवाया था। ना केवल उन्होंने ये दावा फिर से किया, उन्होंने भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट फिर से किया। जो बात डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से बार बार दोहराते हैं उसका जवाब प्रधानमंत्री को स्वयं सार्वजनिक रूप से ही देना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं आपकी ये बात गलत है, आपके दावे गलत हैं, खोखले हैं, गलत है। ये बोलना आवश्यक है। भारत की विदेश नीति पर पूरे विश्व में आज एक सवालिया निशान है।
सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने हाल ही में कनाडा में होने वाली G7 समिट की इख्तितामी तस्वीर के हवाले से एक वीडियो जारी की है और वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए लिखा है कि फॉरगेट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही इज ट्रेलिंग एट द बैक। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कनाडा में कत्ल के बाद से भारत और कनाडा के कशीदा ताल्लुकात की वजह से पहले तो G7 समिट में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म मोदी को दावत नहीं मिली थी, मगर फिर आखिर में कनाडा ने नरेंद्र मोदी को मदऊ कर लिया, जहां नरेंद्र मोदी की कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से मुलाकात भी हुई। मगर इस कॉन्फ्रेंस और वज़ीर आज़म मोदी के कनाडा से जाने के फ़ौरन बाद कनाडा ने फिर इल्ज़ाम लगा दिया कि भारत कनाडा में मुदाखलत कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने बुध के रोज़ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत गैर मुल्की मुदाखलत का मुर्तकिब हुआ है। भारतीय हुक्काम बशमूल कनाडा में मौजूद उनके प्रॉक्सी एजेंट्स ऐसी मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्विस हैं जिनका मकसद कनाडा की कम्युनिटीज़ और सियासतदानों पर असरअंदाज होना है। ये सरगर्मियाँ अहम मामलात पर कनाडा की पोजीशन को भारत के साथ हम आहंग करवाने की कोशिश में हो रही हैं, ख़ासतौर पर जिस तरह भारतीय हुकूमत कनाडा में मौजूद खालिस्तान के हामियों को देखती है। दूसरी जानिब इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक ताउन को लेकर भी भारत में परेशानी बढ़ रही है। भारतीय मीडिया और तज्ज़ियाकारों का दावा है कि पाकिस्तान को चीन से J-35 स्टेल्थ तैयारे मिलने जा रहे हैं और 40 तैयारे मिलने जा रहे हैं और भारत के पास एक भी स्टेल्थ जेट नहीं है। China, which had announced a few days ago that it would be supplying stealth fighter jets to Pakistan, well, that story has moved ahead now. We've got a confirmation that China's J-35 stealth fighters made by a Chinese company called Shenyang will be supplied to Pakistan sometime next year. Pakistan is set to get, we are told, 40 Chinese J-35 fighters. China has stealth jets. Pakistan will obviously get them next. That's what the Shenyang J-35 looks like. And it is also a reminder now that the Indian Air Force has no stealth fighters so far. China has them, Pakistan has them, but India is still a distance from getting its very own. जब हमने इसी बारे में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सवाल किया था तो उन्होंने जवाब दिया था कि अगर हम ये तैयारी ले भी रहे हैं तो किसी को क्यों बताएं। आज ही प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।